नमस्कार दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज तारीख है 8 सितंबर 2024 और आज दोस्तों पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, वो भी कंबाइंड पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। तो ये पीएचडी कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम किन चार यूनिवर्सिटियों के बीच में हुआ? उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और दोस्तों गढ़वाल यूनिवर्सिटी और कुमायूं यूनिवर्सिटी और सोबन सिंह जीना अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी। तो चारों का इस बार पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम एक ही हुआ है और इसकी काउंसलिंग होगी। क्या क्या आगे प्रोसेस होंगे वो आपको इस यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे, उनके वीडियो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये जो आज एंट्रेंस एग्जाम हुआ है इसमें इतिहास का एक पेपर हुआ है जिसमें 50 प्रश्न इतिहास के हैं। तो इतिहास के जो प्रश्न पत्र हैं उनको हम देखेंगे, उनके सोल्यूशन की यहाँ पे चर्चा करेंगे। आप लोग ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके इतिहास में 50 प्रश्नों में कितने सही हैं। फिर इसकी कटाव का भी एक एवरेज वीडियो बना दिया जाएगा कि इसकी क्या कटाव जाएगी, किन किन लोगों को इंटरव्यू की कॉल आने की संभावना है। दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे सीधे प्रश्नों पे आते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों इसमें है, कौटिल्य द्वारा धर्मस्थली शब्द का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, न्यायालयों को क्या कहा जाता था? धर्मस्थली। अब अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में राजत्व को वैध बनाने का प्राथमिक तरीका क्या था? दोस्तों देवी स्वीकृति दिलाना क्या हो जाता था? राजत्व को वैध बनाने का तरीका था। राइट आंसर है बी। अगला दोस्तों तीसरा प्रश्न है कि प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन से दक्कन क्षेत्र का हिस्सा नहीं थे? दोस्तों पाल बंगाल में थे और चोल दोस्तों तमिलनाडु साइड में थे। 1 और 3 सही हो जाएगा, लेकिन हिंदी में 1 और 3 कोई ऑप्शन दिया नहीं है, टाइपिंग एरर है। इंग्लिश में आप जाएंगे तो बी आंसर हो जाएगा 1, 3। तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा कि 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो हिंदी में ऑप्शन उनके नहीं दिए हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। चौथा दोस्तों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत अच्छा भी है। प्रारंभिक मध्यकालीन काल के दौरान दक्षिण भारतीय राज्यों के से जुड़े मंदिरों के स्थापत्य शैलियों की पहचान करें। तो दोस्तों इसमें द्रविड़ और चालुक्य सही है। द्रविड़ क्या है? पल्लव काल में थी और चालुक्य में क्या होती थी? बैसर शैली। लेकिन दोस्तों ये होयसल क्या है? नागर शैली दे रखा है, यहाँ पे उनकी बैसर शैली है, तो ये हो गया गलत। रेउद्वेला शैली दोस्तों पांडव की नहीं है, उड़ीसा में होती थी। 1 और 3 है, इसमें भी दोस्तों हिंदी में गलत हो गया और 1, 3 क्या हो जाएगा? बी आंसर दोस्तों चौथे का यहाँ से सही है। अब पांचवा प्रश्न है कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न दोस्तों है कि भारत में प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान किन क्षेत्रीय भाषाओं में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई? तो दोस्तों कन्नड़ में देखी गई, तमिल में देखी गई, बंगाली में देखी गई, ये संस्कृत गलत है। तो हो जाएगा दोस्तों 1, 3 और 4। लेकिन 1, 3, 4 दोस्तों इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। इंग्लिश में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सही है, चौथा ऑप्शन डी। तो आप ये देख लीजिएगा 3-4 प्रश्नों में ये टाइपिंग मिस्टेक है। छठा प्रश्न दोस्तों बिल्कुल गलत है। गलत कैसे है दोस्तों? इसमें लिखा है प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान। आप लोग ऑब्जेक्शन भी लगाइएगा जब भी विंडो ओपन होगा कुमाऊं विश्वविद्यालय का। तो प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है। तो दोस्तों चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयालय ने की थी। कब? 850 में। महमूद गजनवी द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया? दोस्तों ये 1001 के आसपास किया गया। राष्ट्रकूटों का दोस्तों पतन की बात की जाए तो 973 के आसपास हुई थी। अंतिम शासक का कक सेकेंड था। और होयसल का दोस्तों उदय हुआ था निरपकाप सेकेंड में 1026 में किया जाता। तो दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो 1, 3, 2, 4 होगा। तो 1, 3, 2, 4 के हिसाब से कोई नहीं दिया गया है। अगर एवरेज माना जाए तो ए माना जा सकता है, लेकिन इसमें ये आप ऑब्जेक्शन लगाइएगा। आप लोग अपना किताबों से भी चेक कर सकते हैं। ये दोस्तों रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें ये आंसर जो दिए हैं वो नहीं मैच खा रहे हैं, तो आप लोग ऑब्जेक्शन देख लीजिएगा अपना अपना। छठा क्वेश्चन गलत है। सातवां प्रश्न दोस्तों कौन सा है? सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान चोल साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना का सटीक वर्णन करता है? सभी लागू होने वाले विकल्प को चुने। तो बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है। तो 7वें में प्रश्न में पहला कह रहा है दोस्तों कि चोल साम्राज्य में स्थानीय शासन पर राजा के सीधे नियंत्रण के साथ अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन था। दोस्तों ये स्टेटमेंट हो गया गलत। अब दोस्तों 7वें में और क्या स्टेटमेंट है? दोस्तों 7वें में स्टेटमेंट है, अगला स्टेटमेंट है कि चोल साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन का प्रबंध स्वायत्त ग्राम सभाओं द्वारा किया जाता था, जिन्हें ऊर और सभा कहा जाता था। तो दोस्तों स्टेटमेंट दूसरा सही है। और दोस्तों इसके साथ अगला स्टेटमेंट है कि चोल साम्राज्य में प्रांतीय प्रशासन का एक जटिल पदानुक्रम स्थापित किया, जिसके नेतृत्व राज्यपालों द्वारा किया जाता था, जिसे मंडलम कहा जाता था। ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला है चोल साम्राज्य के बिछी क्षेत्रों पर नियंत्रण को मजबूत करने के लिए भूमि अनुदान का एक प्रणाली को बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। दोस्तों ये गलत है, सातवाहनों ने किया था बेसिकली। तो 2 और 3 सही होगा। तो 2, 3 के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 और 3। अगला दोस्तों 8वां प्रश्न देख लेते हैं। अमीन का पद किसने सृजन किया? दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा बी, अकबर ने दोस्तों किया था ये। अन्य प्रश्न देख लेते हैं, उनका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है 8वां।
8वां हो गया। 9वां प्रश्न देखते हैं, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, अलबरूनी। अब दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस सुल्तान ने भारत का प्रसिद्ध फारसी उत्सव नौरोज मनाया? दोस्तों इसका ये जो बनवाया था वो बलबन ने बनाया था, ए आंसर होगा बलबन। ये सीधे लूसेंट वाले प्रश्न है दोस्तों, स्टार्टिंग के कुछ प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अलाउद्दीन खिलजी के बाजार मूल्यों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। तो दोस्तों 11वें का आंसर होगा अत्यधिक सफल रहा, क्योंकि उसकी बाजार पॉलिसी काफी सफल रही थी। 12वां प्रश्न है इब्न बतूता भारत के किसके शासनकाल में आया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो 12 प्रश्नों की दोस्तों हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न 13वां देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि महिला कवियत्री जिसने अपनी रचना मधुरा विजयम में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किया। दोस्तों ये गंगा देवी है, राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है कि भारत में इंडो इस्लामिक वास्तुकला का निर्माण किया गया। इसमें दोस्तों सबसे पहला मकबरा पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें प्रश्न में काफी डाउट है, इसमें भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इंडो इस्लामिक वास्तुकला का पहला जो सबसे पहला मकबरा था वो सुल्तानगढ़ी का मकबरा था, और इल्तुतमिश का किसका था? ये लड़के का था, नसरुद्दीन महमूद का। तो रियलिटी तो आंसर ये होना चाहिए, लेकिन इसमें इस तरीके से कोई दिया नहीं है। तो अगर आप देखना चाहें तो बलबन का मकबरा हो सकता है, मान सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि शुद्ध इस्लामिक शैली था और ये लिखा इंडो इस्लामिक, तो नसरुद्दीन महमूद होना चाहिए। आप लोग ऑब्जेक्शन करके देख सकते हैं, और नहीं फिर अगर मानना ही इन चारों में है तो बलबन का मकबरा माना जा सकता है, बाकी तो तीनों गलत है। अगला दोस्तों 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी किताब है नबरस या नौरस पुस्तक के लेखक है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। अगला 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके प्रवचन के लिए पहली बार हिंदी भाषा का प्रयोग किया? दोस्तों सी आंसर है रामानंद, इसका राइट आंसर है रामानंद। अब दोस्तों 17वां प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रथा कहां से अपनाया गया? दोस्तों ये मंगोलिया से ली गई थी, चंगेज खान मॉडल पे आधारित थी, तो इसमें राइट आंसर सी होगा। लेकिन कहीं कहीं किताब में तुर्की और मंगोलिया दोनों दिया होता है, लेकिन अगर इन चारों में से चूज करना होगा तो आपको मंगोलिया सी आंसर लगाना होगा। अगला 18वां प्रश्न है कि रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद था? दोस्तों तो 18वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर है महाभारत। तो महाभारत का क्या अनुवाद था? रजमनामा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये रजमनामा के जो अनुवाद किया था किन किन लोगों ने किया था, देखते हैं कौन कौन कमेंट करके बताता है। अगला 19वां प्रश्न है कि मुगल काल में तांबे को सिक्के को कहा जाता था? तो दोस्तों 19वें में तांबे को दाम कहा जाता था। क्या तांबे को कहा जाता था? दोस्तों राइट आंसर होगा बी। और रुपया क्या था? दोस्तों रुपया होता था चांदी का, टंका क्या होता था? तांबे का। तो ये आप इसमें क्या आंसर हो जाएगा? बी। अगला 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन मुगल चित्रकला के संबंध में सही है? दोस्तों दृश्य, युद्ध के दृश्य होते थे, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य ये भी होते थे, दरबारी चित्रण होता था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अब 21वां प्रश्न भी देख लेते हैं, बहुत इजी प्रश्न है। 21वां प्रश्न क्या है दोस्तों? अमीर ए कोही नामक नए विभाग की स्थापना किसने की? तो दोस्तों अमीर ए कोही किसमें प्रश्न की? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने किस विभाग के सुधार के लिए अमीर ए कोही की स्थापना की? फिर दोस्तों सर्व एक कर था जो लगाया गया था। दोस्तों ये सर्व जो था बेसिकली ये सिंचाई कर था, सर्वे सर्व। तो आप ये 22वां सिंचाई कर भी याद रखिएगा। 23वां दोस्तों प्रश्न है कि भारत में स्थापित चिश्तिया के पहले सूफी संत कौन थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? दोस्तों लोधी थे, डी आंसर हो जाएगा। इसीलिए ये अफगान जन्मजात दुश्मन बने रहे किसके? मुगलों के, क्योंकि मुगलों ने क्या किया था, मतलब अफगानों को सत्ता से हटा के सत्ता ग्रहण पाई थी। अब जवाबित क्या दोस्तों होता था? ये बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है। तो जवाबित दोस्तों होता था राज्य कानून, अपनी सुविधा के अनुसार बादशाह सुल्तान बना लेते थे। अब अगला 26वां प्रश्न है दोस्तों, चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो दोस्तों राणा कुंभा, इसका राइट आंसर होगा। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। अब 27वां प्रश्न भी देख लेते हैं दोस्तों। 27वां प्रश्न है कि 16वीं शताब्दी के दौरान भारत में व्यापारिक चौकी स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति कौन थे? दोस्तों पुर्तगाली, राइट आंसर है सी। अगला 28वां प्रश्न है कि किस अधिनियम में भारत में स्थानीय स्वशासन के सिद्धांत का शुरुआत हुई? तो इसका दोस्तों चार्टर एक्ट 1935 वाला राइट आंसर है डी। अब दोस्तों 29वां प्रश्न है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा कौन सा संवैधानिक परिवर्तन पेश किया गया? तो दोस्तों इसमें मुसलमानों को क्या किया? अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत दे दी गई। नॉर्मली क्वेश्चन था, सभी को पता होगा, सही हुआ होगा। 20वां प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है
तीसवा तीसवा प्रश्न दोस्तों क्या है? तीसवा प्रश्न इसमें अलग अलग चीजें हुई दी हैं। तो पहला तो है कि इसमें बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली 1765 में दोस्तों हुई, जब इलाहाबाद की संधि, गवर्नर जनरल का कार्यालय है, आईपीसी है 1862। तो इसमें यह कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत प्रशासनिक ढांचे के विकास से संबंधित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस का इसमें अगर बात की जाए तो 1 और 2 सही है। बंगाल में दोहरी प्रणाली हुई तो इससे भी एक प्रशासनिक ढांचा बाद में बना। फिर गवर्नर जनरल का कार्यालय बना, ये भी दोस्तों क्या है? प्रशासनिक ढांचे का तरीके का विकास है। लेकिन आईपीसी की अगर बात की जाए तो आईपीसी दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि ये न्यायपालिका से संबंधित है और क्योंकि इसमें प्रशासन की बात की गई है, ना कि न्यायपालिका से, और कांग्रेस से भी कोई लेना देना। तो 1 और 2 दोस्तों इसमें सही हो जाएंगे। आंसर है इसका बी, राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला दोस्तों 31वां प्रश्न है कि सिंचाई और कृषि को बढ़ावा देने के लिए पंजाब में अंग्रेजों द्वारा कौन सी नहर निकाली गई? तो सरिंद नहर निकाली गई। आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अगला दोस्तों 32वां प्रश्न है, कौन भारतीय शहर एक प्रमुख शहरी केंद्र के रूप में उभरा 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश नगर नियोजन के सिद्धांत के अनुसार उल्लेखनीय रूप से योजना? दोस्तों नई दिल्ली है, लुटियन दिल्ली भी बोलते हैं इसे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि 19वीं सदी 33वां प्रश्न दोस्तों है, 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में भारत में पेश किए गए फैक्ट्री अधिनियमों में महत्वपूर्ण क्या था? दोस्तों इसमें राइट आंसर है बी, इन्होंने काम के घंटे को सीमित कर दिया और काम करने की स्थिति में सुधार लाया गया। अगला 34वां दोस्तों प्रश्न देख लेते हैं। 34वां प्रश्न है कि उपनिवेशिक भारत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में किस प्रकार योगदान दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विविध समूह के बीच एकता और सामूहिक पहचान की भावना को पैदा किया। राष्ट्रवाद का उदय का यही कारण हो जाएगा। अब 35वां प्रश्न भी देख लेते हैं। तो 35वां प्रश्न है, 35वां दोस्तों प्रश्न है कि मध्य वर्ग की भागीदारी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को किस प्रकार प्रभावित किया? तो दोस्तों इसका है, इस आंदोलन को बौद्धिक नेतृत्व और संगठनात्मक कौशल प्रदान किया गया। डी आंसर हो जाएगा। अगला है, बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में दलित वर्ग आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों अम्बेडकर जी का प्राथमिक लक्ष्य था बी, हाशिए पर पड़ी जातियों के लिए सामाजिक और आर्थिक अधिकार सुरक्षित करना। अगला 37वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय रियासतों के एकीकरण ने नवगठित भारतीय संघ के लिए किस प्रकार चुनौतियां खड़ी की? तो दोस्तों 37वां का राइट आंसर होगा सी, इसके लिए विविध क्षेत्रों में एकजुट करने के लिए कूटनीतिक बातचीत तो कभी कभी बलपूर्वक एकीकरण किया गया है। ये भी बिल्कुल राइट आंसर सी सही है। अगला है 38वां, स्वतंत्रता के बाद राज्यों के भाषाई पुनर्गठन ने भारत में क्षेत्रीय पहचान और शासन के मुद्दे को किस तरीके से संबोधित और जटिल किया? तो 38वें का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका क्या है? इसका उद्देश्य राज्य की सीमाओं को भाषाई समूह के साथ संरेखित करना था, जिससे प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा मिले, लेकिन कभी कभी क्षेत्रीय तनाव भी पैदा हुए। अब दोस्तों 39 देख लेते हैं। बहुत अच्छी प्रश्न है, दी कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? दोस्तों अगस्त्य कॉम्टे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगली है जैक देरिडा निम्नलिखित में कौन से ग्रंथ लिखा है इन्होंने? तो इन्होंने ऑफ ग्रामेटोलॉजी लिखी, इनकी बहुत फेमस फ्रेंच फिलोसफर थे। इनकी क्या राइट आंसर है? सी दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर 40वां। अब 41वां भी देख लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। 41वां दोस्तों है, निम्नलिखित में कौन सा कथन हेरोडोटस और इब्न खल्दून के संबंध में सत्य है? तो दोस्तों इसका क्या है, हेरोडोटस जो मानता था वो रेखीय इतिहास का पक्षधर था, और इब्न खल्दून दोस्तों कहता था चक्रीय इतिहास का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐतिहासिक जीवन ग्रंथ नहीं है? तो दोस्तों इसमें हर्षचरित है, पृथ्वीराज विजय, विक्रमांक देव चरित है, राज हो जाएगा राज विनोद महाकाव्यम क्या है? ऐतिहासिक जीवन ग्रंथ नहीं है। 43वां दोस्तों प्रश्न भी देख लेते हैं। 43वां प्रश्न है, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फेमस है HD सिंघालिया जी की, आप लोग गलत नहीं होना चाहिए था। 44वां प्रश्न देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड दिया है। तो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्या दिया है कि कौन सा कथन गलत है? हड़प्पा सभ्यता से लंबी दूरी के व्यापार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो गलत की बात की गई है तो दोस्तों आपको बताना होगा कि व्यापार का केवल पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध है। दोस्तों बिल्कुल सही है। और अगर इसमें गलत पूछा गया तो एक किसमें दिया गया? ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, बचा सी और डी। अगला है कि तुर्कमेनिस्तान से हड़प्पा की वस्तुएं प्राप्त हुई है, गलत। मेलुआ शब्द का मेसोपोटामिया से कोई लेना देना नहीं है। हड़प्पा के लोग ओमान प्रायद्वीप से व्यापार करते थे, गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न है कि चित्रित धूसर
चित्रित दूसर पात्र संस्कृति से उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में प्रतिबिंबित जीवन की पहचान करने के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी 1, 2, 3। भारत में भौगोलिक विस्तार की समानता है, भारत में भौतिक संस्कृति में समानता है, दोनों में काल क्रम अवधि में समानता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है 46वां, बहुत अच्छा प्रश्न है। 46वें प्रश्न में क्या क्या दिया है? तो इसमें दिया गया है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूटों को सही उत्तर के रूप में चुनिए। तो इसमें दोस्तों ये कलशधारी जो है वो मैत्रेय से है, और जो वज्रधारी है वो वज्रपाणी से हो जाएगा, कॉमन सेंस लगा सकते थे आप। और पद्मधारी की बात की जाती है तो ये अमिताभ से है। और खड़गधारी दोस्तों कौन है? खड़गधारी है दोस्तों मंजूश्री। तो अगर इसमें आप लगाएंगे तो इसका आंसर बनेगा 3, 1, 4 और 5। 3, 1, 4, 5, 3, 1, 4, 5 आंसर हो जाएगा बी। तो बी आंसर इसका दोस्तों सही है। आप लोग मिला लीजिएगा अपना और कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हैं। और अन्य जो आगामी परीक्षाओं में एग्जाम देंगे, नेक्स्ट ईयर के भी जो रिसर्च स्कॉलर भी मान सकते हैं वो भी एग्जाम देंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उन्हें फायदा होगा किस तरीके से प्रश्न पूछे गए। अगला प्रश्न है, किस बाकाटक शासक ने पृथ्वी समुद्र नाम की विशाल झील का निर्माण किया? तो दोस्तों पृथ्वी झील की 47वें क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए तो इसका प्रवरशेर सेकेंड है। दोस्तों अगर इस तरीके से कभी भी प्रश्न आए यूपीएससी में, खास तौर ट्रेंड है, अगर कोई भी प्रश्न आए तो आप चारों पर्सनालिटी में देखिए कौन सा सबसे ज्यादा फेमस है, टिक मार दीजिए, अधिकतर आपका सही होगा। अगला 48वां दोस्तों प्रश्न है कि कुल्य बाप क्या था? दोस्तों ये क्या था? भूमि नाप की एक इकाई थी। आंसर है इसका बी। अब 49 प्रश्न दोस्तों क्या है? कपालिक संप्रदाय द्वारा शिव की किस रूप की पूजा की जाती थी? दोस्तों भैरव। भैरव की कौन पूजा करता है? कपालिक संप्रदाय के लोग। 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संगम युग का बंदरगाह नहीं था? दोस्तों एल्कामेड्रू था, ओवेचूर था, अलंगुलम नहीं था और कोरके भी था। दोस्तों इसका राइट आंसर है सी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 50 में कितने प्रश्न सही हैं, और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे अन्य भी आपको सब्जेक्ट के वीडियो यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। और अब इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम के बाद काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होगा, इंटरव्यू में आप किस तरीके से तैयारी करें, सिनॉप्सिस कैसे बनाएं, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, इन सभी के मैंने इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना रखे हैं, तो आप लोग वो भी देखिएगा। और एक नया भी वीडियो जल्दी मैं बनाऊंगा जिससे आपको इस साल का क्या ट्रेंड है उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, फिर किसी अन्य वीडियो में फिर मिलते हैं।